हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोविज। तो आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी की जो 7th यूनिट जो है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, उसका फर्स्ट चैप्टर है जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वो स्टार्ट करेंगे। जेनेटिक साइंस की एक ब्रांच है जो कि किसकी स्टडी करती है? जीन्स की स्टडी करती है, जेनेटिक वेरिएशन की और हेरिडिटी की। अब हम समझने वाली बात है कि जीन्स क्या होते हैं, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। जेनेटिक वेरिएशन, जीन्स में होने वाले चेंजेस। वेरिएशन मतलब होता है चेंजेस या डिफरेंसेस, या एक और टर्म होता है कहते हैं म्यूटेशन, जो कि हम बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। जीन अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना समझिए कि एक यूनिट होती है जो कि डिटरमाइन करती है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में क्या कैरेक्टर्स आएंगे। हम जो भी कैरेक्टर्स हमें मिल रहे हैं वो हेरिडिटी है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं जो बेसिक टर्म जेनेटिक्स में यूज़ होंगे। फर्स्ट है जीन्स, फिर है एलील्स, फिर है इनहेरिटेंस एंड लास्टली हेरिडिटी। 4 बेसिक टर्म्स और भी हैं, वो आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे। फ़िलहाल मैंने जो बेसिक से बेसिक टर्म है वही लिए हैं। तो जीन्स, जैसे कि मैंने अभी बता चुकी हूँ कि ये क्या यही वो यूनिट है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। और क्या डिटरमाइन करती है, क्या तय करती है कि जो ऑफस्प्रिंग में है क्या कैरेक्टर्स आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पे जो हमारी अपीयरेंस के बेसिस पे है, या जो हमारे बिहेवियर के बेसिस पे जो भी हमारी आदतें या हमारी अपीयरेंस, हमारा दिखने में हम कैसे हैं, वो अगर हमारे पेरेंट्स से मिल रही हैं तो वो किसकी वजह से हैं? जीन्स की वजह से हैं। जीन्स के कारण ही हम अपने पेरेंट्स से कुछ चीज़ें हमारी काफ़ी मिलती जुलती सी होती हैं, ठीक है। मेंडल की बात करें, हम मेंडल के लॉज पढ़ने वाले हैं। तो मेंडल, ये जो जीन टर्म है ये बहुत बाद में आई थी। सबसे फर्स्ट टर्म जो मेंडल ने बोला था जीन को, उन्होंने कहा था कि ये फैक्टर्स होते हैं कुछ जो डिटरमाइन करते हैं कोई भी कैरेक्टरिस्टिक किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। तो ये एलील्स उसी फैक्टर या जीन, फैक्टर जीन सेम चीज़ है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। फैक्टर और जीन दोनों सेम चीज़ है। और एलील क्या है? एक ही जीन की 2 फॉर्म, ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ मैं अभी, पहले आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। दीज आर 2 ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ सेम जीन। एक जीन की 2 फॉर्म है, ऑल्टरनेट फॉर्म है। और कहाँ पाई जाती हैं ये? सेम प्लेस ऑन अ क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम में एक ही जगह पे पाई जाती हैं, ठीक है। अब आपको ये पता होगा कि जीन जब क्रोमोजोम के जिस पॉइंट पे पाया जाता है उसको हम लोकस बोलते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो एलील्स होते हैं सेम लोकस में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वो सेम जीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सेम जीन को, जैसे कि हम बात करते हैं हाइट की, ठीक है। अब हाइट में क्या होता है कि हाइट के जो फॉर्म्स हैं, 2 टाइप की हाइट होती है ना, एक होती है टॉल और एक होती है शॉर्ट। शॉर्ट को हम क्या बोलते हैं? डॉफ भी बोलते हैं, ठीक है। तो टॉल मतलब लंबा हो गया कि हाइट लंबी होगी, शॉर्ट या डॉफ मतलब हो गया बौनापन, ठीक है। अब हाइट तो हो गया जीन, और इसके 2 एलील हो गए, टॉलनेस और डॉफनेस, ठीक है। सिंपल फॉर्म में हम जो टॉलनेस का जीन होता है या टॉलनेस का एलील होता है उसको हम कैपिटल टी से शो करते हैं, और जो डॉफनेस या शॉर्टनेस का जीन होता है उसको हम स्मॉल टी से शो करते हैं, ठीक है। तो ये एक ही जीन के एलील हैं, तो ये एक ही जगह एक ही साथ पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो लंबा होगा उसमें सिर्फ टॉलनेस का ही जीन होगा, उसमें शॉर्टनेस का भी हो सकता है। अब वो कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो एलील्स अभी बेसिकली आपको क्या समझना है कि ये एक ही जीन की 2 फॉर्म्स होती हैं जो एक ही मतलब क्रोमोसोम में एक ही जगह में एक ही लोकस में पाई जाती हैं, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, हेरिडिटी क्या होती है? जब जेनेटिक कैरेक्टर्स पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में पास होते हैं तो वो हेरिडिटी कहलाता है। यानी कि अगर हमारे पेरेंट में से कोई टॉल है या दोनों टॉल हैं, और जो ऑफस्प्रिंग है वो भी टॉल है, हम भी टॉल हैं, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर है टॉलनेस का, ये हेरिडिटी है, ठीक है। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में गया, इस चीज़ को हम हेरिडिटी बोलते हैं, ओके। एग्जाम्पल में दे रखा है यहाँ पे कलर ऑफ द आई और कलर ऑफ हेयर, ठीक है। यानी कि हमारे जो बालों का कलर है, हमारी आँख का कलर है, वो एक कैरेक्टर है, वो एक जीन के थ्रू हम पे शो हुआ है ना। और वो जीन हमें कहाँ से मिले? हमारे पेरेंट्स से मिले, ठीक है। तो जो ये कैरेक्टर्स डिटरमाइन होते हैं हमारे पेरेंट्स से हमें मिलते हैं, इसको ही हम हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है।
चलते हैं तो इनहेरिटेंस क्या होता है, ये एक प्रोसेस है। दिस इज़ द प्रोसेस थ्रू विच जेनेटिक कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, अब हेरिडिटी तो हो गई कि हाँ पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में जीन आया और जीन में कैरेक्टर शो हो गया, तो जो कैरेक्टर हमें हमारे पेरेंट्स से मिले वो हेरिडिटी है। और जो ये प्रोसेस होता है, जो पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू जेनेटिक कैरेक्टर पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में पास हो रहे हैं, उस प्रोसेस को इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हेरिडिटी तो एक फिनोमेनन हो गया। ठीक है, कि हाँ भाई ये चीज़ हुई, वो हेरिडिटी है, पर वो हुई कैसे, उसमें क्या प्रोसेस है, वो इनहेरिटेंस है। अब तो इनके 3 लॉज थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, उससे पहले हम इनके बारे में पढ़ते हैं। ये एक बहुत अच्छे बॉटनिस्ट, बहुत बढ़िया बॉटनिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स या फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कह के भी बुलाया जाता है, सम्मानित किया जाता है। क्यों? और ये जो फादर ऑफ जेनेटिक्स की जो इनको उपाधि मिली है, टाइटल मिला है, वो कैसे मिला है? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 7 साल गार्डन पीस पे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था, इनहेरिटेंस के ऊपर ही था वो एक्सपेरिमेंट। और कितने से कितने साल तक किया था, 1856 से लेके 1863 तक उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। और फिर उन्होंने लॉ प्रपोज किया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके अंदर 3 लॉज हम पढ़ते हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, इस फोटो में आप देख रहे होंगे स्लाइड में 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स ऑफ गार्डन पी स्टडीड बाय मेंडल। अब ट्रेड्स मतलब क्या होता है, ट्रेड्स और कैरेक्टर एक ही चीज़ है। ठीक है, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। तो उन्होंने टोटल 14 कैरेक्टर लिए, और पेयर में बात करें तो 7 का पेयर लिया। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टर्स थे वो हम देख लेंगे। पहला कैरेक्टर था सीड शेप। ठीक है, अब डोमिनेंट रिसेसिव क्या होता है, डोमिनेंट नाम से ही पता चला, डोमिनेट वर्ड से आया है। डोमिनेट मतलब होता है किसी चीज़ पे हावी होना, स्ट्रॉन्गर चीज़, स्ट्रॉन्गर पर्सन या स्ट्रॉन्गर कोई भी पर्टिकुलर इंसान है या कोई चीज़ है, तो डोमिनेंट ट्रेट मतलब जो स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर होगा वो क्या होता है इसमें, राउंड शेप। सीड की शेप अगर राउंड है तो डोमिनेटिंग कैरेक्टर राउंड हो गया। रिसेसिव ट्रेट मतलब थोड़ा वीक, कि वो अपने आप को फुली एक्सप्रेस नहीं कर सकता। अगर डोमिनेंट और रिसेसिव एक जगह पाए जाते हैं तो कौन सा जो ट्रेट, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है फुली, वो होगा डोमिनेंट। ठीक है, रिसेसिव डोमिनेंट की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो रिसेसिव को मान लो तुम वीक करके, और जो डोमिनेंट है उसको तुम मान लो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर शो कर जाएगा, वीक कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर था इसमें राउंड शेप, और रिसेसिव ट्रेट था इसमें रिंकल्ड। ठीक है, सेकंड पेयर आता है सीड का कलर। ठीक है, जो दाना है मटर का, उसका कलर कैसा है। तो डोमिनेंट जो कैरेक्टर होगा इसमें येलो होगा, येलो कलर का दाना है तो वो डोमिनेटिंग है, ग्रीन कलर का है तो वो रिसेसिव है या वीक है। ठीक है, फ्लावर कलर, फ्लावर कलर जो है डोमिनेटिंग वाला था वॉयलेट, और रिसेसिव वाला था वाइट। पॉड शेप, पॉड शेप मतलब जो मटर का जो वो होता है ना बाहर का कवर, उसको बोलते हैं पॉड। ठीक है, उसकी शेप कैसी है, फुल है, मतलब बिना उसमें कोई रिंकल वगैरह नहीं पड़े हुए हैं, तो वो उसको फुल पॉड शेप बोलेंगे। और जो कंस्ट्रिक्टेड मतलब थोड़ा पिचका वासा। ठीक है, फुल मतलब फूला वसा होगा, कोई रिंकल्स वगैरह नहीं होंगे, फूला वसा होगा। होते हैं ना कुछ कुछ मटर के दाने फूलों से, तो हम क्या कहते हैं जब हम उनको वो मटर के दाने निकालते हैं पटैक करके फूटते हैं वो, तो फुल पॉड का मतलब कि फूला हुआ है, अंदर उसके थोड़ा एयर है। और कंस्ट्रिक्टेड मतलब कोई एयर नहीं है, सूखा वसा है। ठीक है, मुरझाया वसा है। नेक्स्ट जो ट्रेट है डोमिनेंट, वो है ग्रीन, की पॉड का कलर क्या होगा, ग्रीन होगा, जो बाहर की कवरिंग है वो ग्रीन होगी। और जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो है येलो, कि जो बाहर की कवरिंग होगी वो येलो कलर की होगी। सेकंड लास्ट है फ्लावर की पोजीशन क्या होगी। एक्सियल क्या होती है कि एक डंडी है और उसके दोनों साइड में ब्रांचेस निकली हैं या फूल निकले हैं। एक्सियल मतलब अब यहाँ पे फ्लावर की पोजीशन की बात करें तो मतलब एक क्या कहते हैं मेन ब्रांच होगी, और उसमें से साइड साइड वाइज ब्रांचेस निकली होंगी, उनमें फूल होंगे। ठीक है, एक मेन स्टेम है। ठीक है, उसमें साइड साइड में ब्रांचेस हैं दोनों साइड में और फूल निकले हुए हैं। तो एक्सियल में क्या होता है, जो मेन स्टेम होती है उसमें फूल नहीं निकलता, वो बढ़ती जाती है। और टर्मिनल जो है रिसेसिव ट्रेट, उसमें क्या होता है कि जो मेन स्टेम होती है, मेन ब्रांच होती है, उसमें भी क्या है फूल निकला हुआ होता है। ठीक है, फिर है फ्लावर पोजीशन तो हो गया। स्टेम की हाइट, अब क्या है, जो प्लांट है वो टॉल है कि डॉर्फ है, यानी कि जो प्लांट की हाइट है वो बहुत ज़्यादा है कि बहुत मतलब कम है, बॉनी है। डॉर्फ मतलब शॉर्ट है,
ठीक है, तो ये 7 ट्रेड जो थे, 7 पेयर थे जो ट्रेड्स के, वो मेंडल ने स्टडी करे थे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फाइनली अपने टॉपिक पे, जो नाम था इस वीडियो का, जो हम पढ़ने वाले हैं, लॉज ऑफ मेंडल्स लॉ। तो पहला लॉ है मेंडल का, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये क्या कहता है? व्हेन पेरेंट्स विथ प्योर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स आर क्रॉस टुगेदर, ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रेड अपीयर इन द नेक्स्ट जनरेशन। फुल ओके, ये फुल स्टॉप गलती से टाइप हो गया। द हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग विल इनहिबिट ओनली द डोमिनेंट ट्रेट इन द फिनोटाइप। ठीक है, अब इसका मतलब है कि जब प्योर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्रॉस करेंगे, प्योर का मतलब होता है कि या तो फिर वो डोमिनेटिंग ही होंगे या रिसेसिव ही होंगे। ऐसा नहीं है कि हाइब्रिड हो, मतलब कि जो गैमेट है उसमें एक टॉलनेस का भी हो और एक डॉर्फ का भी हो। ठीक है, तो प्योर ट्रेड इसमें जैसा आप पिक्चर में देख सकते हो कि इसमें क्या है, एक पेरेंट है, वो प्योर, उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो प्योर टॉल है, कैपिटल टी मान लो। ठीक है, और जो दूसरा पेरेंट है वो स्मॉल टी डॉर्फ है, प्योर कैरेक्टर्स हैं उसके, कोई मिक्सिंग नहीं हो रखी है। ठीक है, ट्रू ब्रीड है, प्योर कैरेक्टर्स जिनमें पाए जाते हैं उनको ट्रू ब्रीडर्स बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, जब वो कह रहा है कि जब जब दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले पेरेंट्स को हम क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है, जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो क्या होगी, सिर्फ उसमें क्या होगा, एक ही ट्रेट, एक ही टाइप का कैरेक्टर शो होगा, या तो टॉल ही होगा या डॉर्फ ही होगा। अब जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि टॉल डोमिनेटिंग होता है, तो जो हाइब्रिड बनेगा वो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, 4 बनेंगे ना इसमें। फिलियल F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अब फिलियल का मतलब होता है ऑफस्प्रिंग। ठीक है, F1 से कंफ्यूज मत होना, कहेंगे लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। तो ये जो लॉ ऑफ सिग्रीगेशन है, ये क्या बताता है कि जो गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो जो एलील का जो पेयर है, जैसे मैंने बताया कि कैपिटल टी स्मॉल टी, वो क्या है, तो अगर एक पेरेंट के पास कैपिटल टी था, जो पहला वाला क्रॉस देखो आप, और दूसरे पेरेंट के पास स्मॉल टी था, तो कैपिटल टी एक अलग हो जाएगा, दूसरा कैपिटल टी अलग हो जाएगा, फिर एक स्मॉल टी अलग हो जाएगा, दूसरा स्मॉल टी अलग हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपस में क्रॉस होंगे तो 4 हमें F1 जनरेशन में 4 ऑफस्प्रिंग मिलेंगे। कैपिटल की हाइब्रिड था F1 जनरेशन में, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों के गैमेट सेम है, तो हमने इनकी सेल्फिंग करा दी, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, सेल्फ। बट जब आप क्रॉस करते हैं और आपके जीन्स के जो गैमेट बनते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, जो एलील्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, कैपिटल टी अलग हो जाएगा, स्मॉल टी अलग हो जाएगा। दूसरे वाले प्लांट में भी क्या हो रहा है, कैपिटल टी अलग हो रहा है, स्मॉल टी अलग हो रहा है। अब 4 गैमेट हैं तो 4 बॉक्स बना दो। ठीक है, अब क्या करना है कि पहले वाले कैपिटल टी को दूसरे वाले कैपिटल टी से क्रॉस कराओ, तो हमें एक प्लांट क्या मिल गया, टी कैपिटल टी वाला। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल टी वाला, ये हो जाएगा प्योर टॉल। ठीक है, प्योर टॉल कैसे, क्योंकि दोनों गैमेट इसके कैपिटल टी हैं। ठीक है, ये प्योर ब्रीड है, ट्रू ब्रीड है। दूसरा देखो, स्मॉल टी कैपिटल टी को क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, ये भी टॉल ही होगा पर प्योर नहीं होगा, ये कैसा वाला टॉल होगा, हाइब्रिड टॉल। फिर तीसरा क्या होगा, फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस होंगे, तो तीसरा भी हमारा प्योर नहीं, हाइब्रिड टॉल बन रहा है। और जो लास्ट वाला होगा स्मॉल टी क्रॉस होंगे आपस में, पहले वाले प्लांट का स्मॉल टी और दूसरे वाले प्लांट का स्मॉल टी, और वो क्या बनाएगा, स्मॉल टी गैमेट बनाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, प्योर डॉर्फ। ठीक है, तो इसमें हमें फिनोटाइप और का रेशियो क्या मिल रहा है, टॉल रेशियो डॉर्फ। ठीक है, यानी कि अब टॉल कितने हैं, अब इसमें जो हम फिनोटाइप देखते हैं, मैंने बता दिया फिनोटाइप वो होता है जो हम अपने सामने देखते हैं, तो हमें नहीं पता चल रहा ना बाहर से देख के कि जेनेटिक मेकअप कैसे है, हमें तो टॉल ही दिखाई देगा, चाहे वो प्योर हो चाहे हाइब्रिड हो। तो फिनोटाइप में कितने टॉल हैं टोटल, 3 टॉल प्लांट मिल रहे हैं हमें, और डॉर्फ कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो 3:1 इसका फिनोटाइप हो गया। अब जीनोटाइप में क्या होगा, जीनोटाइप में तो हमें पता है कि हाँ भाई कैपिटल टी प्योर हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड हो जाएगा, और स्मॉल टी रिसेसिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब रिसेसिव प्योर रिसेसिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जीनोटाइप में हमें क्या बोलेगा, कैपिटल टी के नीचे 1 लिख दो,
एक ही मिल रहा है कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी के नीचे कितना लिख दो, 2 लिख दो, 2 मिल रहा है हमें हाइब्रिड, और स्मॉल टी के नीचे 1 लिख दो, क्योंकि एक ही हमें प्योर रिसेसिव कैरेक्टर वाला या प्योर डॉर्फ प्लांट मिल रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं जो ये लॉ ऑफ सिग्रीगेशन जो समझा रही थी बेस मेन है क्या वो, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये क्या है लॉ, ये बता रहा है हमें कि दिस लॉ स्टेट्स दैट एलील्स ऑफ 2 और मोर डिफरेंट जीन्स गेट सॉर्टेड इनटू गैमेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। मतलब कि जो 2 एलील हैं या 2 से मतलब किसी भी जीन के 2 एलील हैं, अब इसमें तो लिखा है 2 और मोर जीन्स, मान सकते हैं अभी हम एक ही जीन को मान रहे हैं, पहले एक का समझ जाओ तो बहुत सारों का समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि जो एलील हैं किसी भी जीन के, वो जब गैमेट बनते हैं तो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। अब वही सिग्रीगेशन का लॉ ये था कि सेपरेट हो जाते हैं गैमेट फॉर्मेशन में। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में तुम ये समझ लो कि जब हमने क्रॉस करा ना, ठीक है, दो या 2 से ज़्यादा जीन को क्रॉस करा हमने, पहले इस जो अभी हमने क्रॉस पढ़ा अभी तक सिग्रीगेशन तक, उस क्रॉस में हमने सिर्फ हाइट ली थी, ठीक है। हाइट में तुम्हें समझ में आ गया कि सेपरेट कैसे होते हैं जीन। अब हम बोल रहे हैं कि हम 2 से ज़्यादा जीन का क्रॉस करें या 2 जीन का क्रॉस करें, अब 2 जीन अलग अलग होंगे, वो एलील की बात नहीं कर रहे हैं, एलील तो सेम जीन के होते हैं। एलील ऑफ 2 अलग अलग जीन, एलील ऑफ 2 अलग अलग जीन मतलब अगर हम ये पी की बात करें तो इसमें हम सीड का शेप ले लेंगे और कलर ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें फ़ोटो में जैसा कि तुम देख रहे हो कि क्या है, सीड का शेप और सीड के कलर की बात कर रहे हैं। तो इसमें फ़ोटो में देखो जो डायग्राम है कि जो पेरेंट जनरेशन है उसमें हमने एक सीड को लिया है, वो राउंड और येलो है, ठीक है, राउंड और प्योर ब्रीड की है, ठीक है, यानी कि ट्रू ब्रीड है। तो इसमें राउंड का जो वो है जीन, वो है कैपिटल आर, और जो येलो के जीन है वो है कैपिटल वाई, ठीक है। रिंकल्ड है, जो रिंकल्ड में जो रिंकल्ड का जीन है वो स्मॉल आर है, और जो ग्रीन वाला है मतलब रिंकल्ड ग्रीन है ना दूसरी सीड, तो ग्रीन वाले का है स्मॉल वाई। कैपिटल का मतलब है डोमिनेटिंग वाला एलील है वो, और जो स्मॉल वाले हैं वो रिसेसिव वाला एलील है। अब इसमें हमने क्या किया, इसके गैमेट्स बनाए। तो कितने गैमेट बनेंगे इसके, कैपिटल आर है तो एक तो आर ही बनेगा गैमेट, ठीक है, और एक वाई बनेगा, ठीक है। इसमें भी क्या बनेगा, एक स्मॉल आर और एक स्मॉल वाई गैमेट बन जाएंगे। अब इनको हमने करा क्रॉस, जब हमने इनको आपस में क्रॉस करा, ये क्या कौन सी पॉलिनेशन हो रही है यहाँ पे सेल्फिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है। क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन क्यों हो रही है, क्योंकि इसमें जो गैमेट बन रहे हैं अलग अलग है, ठीक है, सेम नहीं है, अलग अलग है, एक कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक स्मॉल आर स्मॉल वाई है। अब इनको हमने क्रॉस कराया तो जो हमें F1 जनरेशन फर्स्ट फिलियल जनरेशन मिली, वो मिली हमें कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि शो क्या होगा, जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन होगी वो कैसी होगी, येलो कलर की सीड, पीले रंग का दाना होगा उसका, और गोल होगी पूरी, येलो कलर की राउंड सीड होगी, ठीक है। बट है कैसी है एक्चुअल में, जीनोटाइप कैसा है इसका, हाइब्रिड है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें जो वो हैं एलील्स हैं वो सेम नहीं है, दोनों कैपिटल आर या दोनों स्मॉल आर नहीं है, एक कैपिटल और एक स्मॉल है, ठीक है। अब हम इसकी F2 जनरेशन निकालने के लिए, क्योंकि अब ये 2 जीन्स ले रहे हैं हम, ठीक है, तो इसलिए हम इसको पनेट स्क्वायर वाले मेथड से करेंगे। अब इसमें क्या करना है, आप इसके गैमेट बना दो, गैमेट इसके क्या बनेंगे, कैपिटल आर एक गैमेट बनेगा, ठीक है, स्मॉल आर एक बनेगा, कैपिटल वाई एक बनेगा, स्मॉल वाई दूसरा बनेगा, यही बन रहा है। अब इसमें आप जब क्रॉसिंग कराओगे तो आपको एक मिलेगा जीन आर वाई, दूसरा जीन मिलेगा आपको, पहला जीन जो आर वाई मिला वो कैपिटल आर और कैपिटल वाई मिलेगा, दूसरा जीन मिलेगा आपको स्मॉल आर और कैपिटल वाई, ठीक है, तीसरा जीन मिलेगा आपको कैपिटल आर स्मॉल वाई, और चौथा जीन मिलेगा आपको स्मॉल आर और स्मॉल वाई। 4 जीन मिल गए। दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ, क्या क्या मिले आपको जीन, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है, 4 हमें गैमेट मिल गए, ठीक है, जीन नहीं सॉरी गैमेट मिल गए। अब इन गैमेट का हम अब कितने हैं टोटल, 4 तो पहले वाले पेरेंट के हो गए, 4 दूसरे वाले पेरेंट के,
तो इसके हिसाब से आप बॉक्स बनाओ 4, ठीक है। टोटल बॉक्स कितने बन जाएंगे? 16 बॉक्स आपके बन जाएंगे। अब आपने क्या करना है, इनकी क्रॉसिंग करानी है, मतलब लिख दो जिस बॉक्स के अपोजिट में जो गैमेट है। तो पहले वाले का आ जाएगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ठीक है। ऐसे ऐसे करके जो पूरा क्रॉस बना हमारा, इसमें अब आप देखोगे तो इसमें जो फिनोटाइप रेशियो देखो पहले, ठीक है। इसमें टोटल राउंड और येलो निकल के कौन कौन से आएंगे? 9 आएंगे, ठीक है। अभी जीनोटाइप की बात नहीं कर रही हूँ, दिखने में तो हाइब्रिड भी होगा, जीनोटाइप अलग होगा, बट दिखने में क्या होगा? राउंड और येलो होगा जो, तो पूरा फिनोटाइप में राउंड और येलो में आ जाएगा, ठीक है। राउंड और ग्रीन कितने होंगे? 3 होंगे। रिंकल्ड येलो कितने होंगे? 3 होंगे। और रिंकल्ड ग्रीन कितना होगा? 1 होगा। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ कि इसमें क्या हो रहा है कि जो गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है वो एलील एक दूसरे से मतलब एक्सप्रेस करने की बात आएगी तो ऑब्वियसली डोमिनेटिंग वाला अपने आप को फुली एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव वाला नहीं कर पाएगा। पर गैमेट फॉर्मेशन में ऐसी कोई पाबंदी नहीं होती रिसेसिव वाले पे, वो अपना गैमेट खुद बना सकता है, ठीक है। उसको डोमिनेट के जाने का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो गैमेट फॉर्मेशन सिंपल सा ये लॉ ये कह रहा है कि जो एलील होते हैं किसी भी जीन के, 1 जीन हो, 2 जीन हो, 10 जीन हो, उनमें जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो एलील इंडिपेंडेंटली गैमेट फॉर्म करते हैं। सिग्रीगेशन और असॉर्टमेंट में ये अंतर है। सिग्रीगेशन में हमने बोला एलील इंडिपेंडेंटली अपने आप को शो करने की कैपेबिलिटी रखता है, मतलब जब उसको मौका मिलेगा वो शो कर देगा। ऐसा नहीं है कि अगर उसने फर्स्ट जनरेशन में शो नहीं करा तो वो आगे भी किसी जनरेशन में शो नहीं करेगा। फर्स्ट जनरेशन में नहीं करा तो सेकंड जनरेशन में कर देगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और वो बेल वाला आइकन ज़रूर टैप करना। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि मैं आगे जाके इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना के आपके लिए पोस्ट कर सकूं। एंड yeah, that's all for today. Bye bye.